दोस्तों ओला, उबर, ओयो, पेटीएम, लेंसकार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज में एक चीज कॉमन है और वो ये है कि इन सभी की सक्सेस के पीछे एक ही आदमी का हाथ है और ये है मासायोशी सोन, जिन्हें लोग मासा सान भी कहते हैं। और इनकी कंपनी सॉफ्टबैंक का सिर्फ एक ही काम है कि दुनिया भर में ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढो जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट को हजारों गुना बढ़ाकर रिटर्न करे। मासा सान ने अब तक इतनी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया है कि उन्हें शायद याद भी ना हो। $100 बिलियन का विजन फंड सिर्फ इन्होंने स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए रखा हुआ है। पर क्यों और कौन है ये आदमी जिसे इस सदी का सबसे बड़ा जीनियस कहा जाता है? जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मासा सान की कहानी इसलिए भी बहुत अमेजिंग है क्योंकि उनकी कहानी में बहुत सारा पागलपन भी शामिल है। जैसे कि मासा सान जब जापान में बड़े हो रहे थे तो उनके लिए सबसे बड़ी बिजनेस इंस्पिरेशन डैन फुजितो थे। इसलिए मासा सान को उनसे बात करनी थी। वो लगातार उनके ऑफिस में फोन मिलाते रहे और हर बार उन्हें एक ही जवाब मिलता कि डैन अभी बिजी है। मासा सान का कहना है कि उनका फोन बिल इतना ज्यादा आने लगा था कि उन्हें लगा इससे सस्ते में तो एक फ्लाइट टिकट मिल जाएगी और मासा सान ने यही किया। वो फ्लाइट लेकर डैन के ऑफिस पहुंच गए। इस कमिटमेंट को देखकर डैन ने उनसे मिलने का फैसला किया और मासा ने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि वो कौन सा बिजनेस करें। डैन ने मासा को कहा कि कंप्यूटर्स। इसके अलावा डैन ने मासा को अमेरिका जाने की भी सलाह दी। मासा अमेरिका गए और एक हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन उन्हें प्रोसेस बहुत स्लो लगा। उन्होंने अपने स्कूल से कहा कि वो उन्हें कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम लेने दें। मासा ने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो पास हो गए और इस तरह से ऑटोमेटिकली उन्हें हाई स्कूल डिग्री भी मिल गई और अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ने लगे। अब मासा को कुछ पैसे कमाने थे, इसलिए 17 साल के मासा सान ने सोचना शुरू किया कि ऐसी कौन सी जॉब है जहां वो सिर्फ 5 मिनट काम करके सबसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मासा के पास एक ही जवाब था, इन्वेंशन। मासा ने हर दिन 5 मिनट का टाइमर लगाकर इन्वेंशन के लिए आइडिया सोचने शुरू कर दिए। एक साल में उनके पास 250 से भी ज्यादा आइडियाज थे। इनमें से एक आइडिया था कि वो एक पॉकेट साइज लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल बनाएंगे। उन्होंने इस आइडिया को पेटेंट करवाया। शार्प नाम की एक कंपनी को $1.7 मिलियन में बेच दिया। 19 साल की उम्र में मासा एक करोड़पति बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने कॉलेज में रहते ही कई बिजनेसेस किए और वो भी प्रॉफिटेबल रहे। कॉलेज के बाद मासा जापान लौटे और उन्होंने सॉफ्टबैंक नाम से एक कंपनी शुरू की जो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। ये 80 के दशक की बात थी जब कंप्यूटर्स अभी इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन मासा को अपने हीरो की बात याद थी। इसलिए मासा कोशिश करते रहे और एक पॉइंट ऐसा भी आया जब कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी मासा की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें काफी दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मासा को काम करना पसंद था और जब वो काम नहीं कर पाए तब उन्हें समझ में आया कि उन्हें अब जो भी करना है वो ज्यादा बड़ा करना होगा, ज्यादा बड़े रिस्क लेने होंगे। मासा को समझ आ गया था कि वो अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, इसीलिए उन्हें बाकी लोगों का सहारा भी लेना चाहिए। उन्होंने अब वो कंपनीज ढूंढनी शुरू की जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते थे। मासा ने $40 मिलियन की वैल्यूएशन पर याहू में इन्वेस्ट किया और उसी साल जब याहू ने अपना आईपीओ निकाला तो उसकी वैल्यूएशन 808 मिलियन हो गई थी, जिससे मासा को भी काफी प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुके। सॉफ्टबैंक अब ज्यादा बड़े रिस्क लेने लगा। मासा 15 मिनट के फोन कॉल पर ही कन्विंस होकर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर देते थे। जैसे 1998 में ई ट्रेड नाम की कंपनी पर उन्होंने $40 करोड़ सिर्फ एक फोन कॉल पर इन्वेस्ट कर दिए थे। जब तक 90 का दशक खत्म हुआ तब तक मासा 800 अलग अलग कंपनीज में $300 करोड़ से ज्यादा की रकम इन्वेस्ट कर चुके थे और वो हर 3 महीनों में 200 से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर से मिला करते थे। मासा को पता था कि अगर एक इन्वेस्टमेंट भी सक्सेसफुल हो गई तो वो बाकी सभी गलतियों को ढक देगी। ये हाई रिस्क गेम था और मासा उसके लिए तैयार थे। फिर 2000 का दशक आया और मासा ने अचानक से $70 बिलियन गवा दिए क्योंकि अमेरिका में .com बबल क्रैश हो गया था। ये क्या है, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि इंटरनेट बेस्ड सभी कंपनीज के शेयर्स बिल्कुल जीरो हो गए थे और इस समय काफी सॉफ्टवेयर कंपनीज बर्बाद हो गई थी। मासा सान की ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स भी डाउन चली गई, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ा। मासा सान को भी समझ में आया कि आने वाले समय में मोबाइल फोन एक बड़ा मार्केट बन सकता है। इसीलिए उन्होंने इस आइडिया को पिच करने के लिए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को कॉल किया। स्टीव ने उन्हें बताया कि वो ऑलरेडी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मासा ने उनसे कहा कि क्या वो उन्हें आईफोन को जापान में बेचने के एक्सक्लूसिव राइट्स बेचेंगे। स्टीव ने कहा कि अभी तो वो डिवाइस तैयार भी नहीं हुआ है और मासा के पास कोई फोन कंपनी भी नहीं है। लेकिन फिर मासा ने इसके बाद वोडाफोन जापान को ही खरीद लिया।
और मासा की एक्साइटमेंट को देखकर स्टीव ने मासा को एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए। फिर आईफोन मार्केट में आया और उसने स्मार्टफोन्स के मार्केट को ही बदल कर रख दिया। मासा ने इसके अलावा अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को भी इम्प्रेस किया था। अलीबाबा को शुरू हुए कुछ ही वक्त हुआ था जब मासा ने उन्हें अप्रोच किया। अलीबाबा के पास ना ही रेवेन्यू था और ना ही किसी तरह का प्रॉफिट, लेकिन मासा ने उसमें $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। ये $20 मिलियन आगे जाके इतना ग्रो हुए कि स्टेक की वैल्यू $70 बिलियन पहुंच गई। मासा इस वक्त काफी सक्सेसफुल हो चुके थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें हमेशा ही लगता था कि उनके पास जो वेल्थ है वो उन्हें ग्रो करने से रोक रही है। जैसे कि अमेज़न के शुरुआती दिनों में वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उनके पास उस वक्त पैसे ही नहीं बचे थे क्योंकि उनके सारे पैसे बाकी कंपनी में इन्वेस्टेड थे। मासा ने सोच लिया था कि दोबारा वो ऐसी किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देंगे और एक $100 बिलियन के फंड बनाएंगे। लेकिन मासा के पास $100 बिलियन नहीं थे। उन्हें इसके लिए कई इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। उसी समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी सोच रहे थे कि सऊदी अरब का तेल कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा और उन्हें दूसरी वाली बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने भी मासा सान के बारे में सुना हुआ था और इन दोनों की मीटिंग हुई। ये मीटिंग 45 मिनट तक चली और इस मीटिंग के खत्म होने तक मोहम्मद बिन सलमान 45 बिलियन की डील साइन कर चुके थे। इसके बाद इस फंड में कुछ पैसा दुबई और अबू धाबी से आया तो कुछ पैसा सॉफ्ट बैंक ने इन्वेस्ट किया। एप्पल और फॉक्सकॉन ने भी इस फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हैं। इस $100 बिलियन के फंड से अब मासा ने सोचा है कि वो सिर्फ एक तरह की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे और वो है AI। पर्सनल कंप्यूटर से लेकर इंटरनेट और फिर मोबाइल फोन, अभी तक मासा सान सभी तरह की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को प्रेडिक्ट करने में काफी सक्सेसफुल रहे और अब उनका मानना है कि AI ही फ्यूचर है, जिस वजह से उन्होंने अपना पूरा फोकस अब AI की तरफ कर दिया है। लेकिन अब वहीं मासा को बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिलता है। कई लोगों का कहना है कि मासा सान कई सारी ऐसी कंपनीज को भी फंड कर देते हैं जिन्हें कभी फंड मिलनी ही नहीं चाहिए थी, जिससे पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। लोग उन्हें एक स्टॉक मार्केट का गैम्बलर की तरह भी देखते हैं जो बस कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी किस्मत आजमा रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि क्रिटिसिज्म पूरी तरह से वैलिड है। मासा सान के पास हमेशा ही एक प्लान होता है और वो प्लान है कि उन्हें किस फील्ड में पैसा लगाना है। ये जरूर सच है कि वो 15 मिनट या आधे घंटे की बस एक फोन कॉल से डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना है या नहीं। पर अगर कंपनीज इतनी नई हो, मार्केट अभी पूरी तरह से डेवलप ना हुआ हो, तो क्या सचमुच इससे ज्यादा समय लेकर कोई इन्वेस्टर बेटर डिसीजन ले सकता है? कहना मुश्किल है। मासा सान के इस पागलपन और उनकी फिलॉसफी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या मासा सान सचमुच वो जीनियस है जो हमारा फ्यूचर बेहतर बना रहे हैं, या आप भी उनको उस जुआरी की तरह देखते हैं जो कंपनीज में इन्वेस्ट करके बस अपनी किस्मत आजमा रहा है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।